बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का साबका फैसला कलदम करार देते हुए ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाज़त दी है और ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत में कहा कि सिविलियन में कुलभूषण जाधव जैसे लोग भी आते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियन पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद था। सिविलियन से मुतल्लिक दफात को कलदम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फैसला नहीं आया, क्या तफसीली फैसला देखे बगैर हम फैसला दे दें। जस्टिस इरफान सादत ने यह सवाल किया कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फैसले का इंतजार न कर लें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी दरख्वास्त होगी कि ट्रायल चलने दें। वकील लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालफत की। अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि कुछ मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी और कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्ज़मान शायद बरी हो जाएं और जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़ायद नहीं होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम है कि सज़ा 3 साल से कम होगी। अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि कम सज़ा में मुल्ज़मान की हिरासत का दौरानिया भी सज़ा का हिस्सा होगा। नाज़रीन, समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबका फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया और करार दिया कि हतमी फैसले तक सज़ाओं पर अमल दरामद न करें। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इस फैसले के असरात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए खुसूस पर हमें ज्वाइन किया माहिर कानून है हाफिज़ एहसान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी हाफिज़ एहसान साहब। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं, कितनी अहमियत है आपकी नज़र में इस फैसले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इस फैसले की बहुत ज़्यादा अहमियत है चूँकि पाकिस्तान के जो लॉज़ हैं, जो मिलिट्री लॉज़ हैं, अगर थोड़ा सा आप 9 मई के इंसिडेंट को आप साइड पर रखें जिसमें हमने अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के साथ जब मिक्स किया है तो हमारी पूरी कौम के अंदर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आई और उस कंट्रोवर्सी की वजह से एक डिवीजन आई है और हम एक साइड पे जाते जाते जो हमारे असल डायनामिक्स थे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के या दुनिया के अंदर जो लॉज बनते हैं इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए, और ये आज से नहीं है, डिकेड्स पहले से बने हुए हैं, आज भी हैं, चाहे बरतानिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, बांग्लादेश, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर इस तरह है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स लाइक इश्यूज़ को या वो इश्यूज़ जो हैं जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस आते हैं या वो है कि जो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक आते हैं या वो इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बाहर से या अंदर से मुल्क के अंदर जो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़े होते हैं, या उसके बाद आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिविलियंस है, रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है, उनको एड्रेस करने के लिए, या जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कहीं जाके मिल के अंदर से जो नुकसान इस मुल्क को ना पहुंचाएं। तो ये जो पैराडाइम है पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर मौजूद है और इसके लिए लॉज भी हैं और उन लॉज के नीचे स्पेशल कोर्ट्स भी हैं और इसी तरह पाकिस्तान ने भी बनाया। दुनिया में 35-36 ममालिक ऐसे हैं जहां पे मिलिट्री कोर्ट्स हैं और वो काम कर रही हैं और किसी जगह ये कंट्रोवर्सी नहीं आई कि जी ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये इशू ये है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 1952 में जब आर्मी एक्ट आया तो उस वक्त ये लॉज जो थे उसके अंदर सिविलियंस की प्रोविजन नहीं थी। फिर 96-7 के अंदर जब अमेंडमेंट्स आई, 221D आया और उसके बाद आपका सेक्शन 59(4) आया, तो उसको हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, चूंकि ये अमेंडमेंट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनी थी, उन्होंने इन लॉज को आर्टिकल 268 के नीचे वैलिडेट किया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 8 और सब आर्टिकल 3 के लिए प्रोटेक्शन दी। फिर 55 साल से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हैं, इनको वैलिडेट करती रही हैं कि ऐसे वो अशखास जिनकी तरफ मैंने इशारा किया अगर वो वायलेट करते हैं तो रेगुलर एम्प्लॉइज के अलावा जो है वो सिविलियन उनको ट्राई किया जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं रही, आपने बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस वाज़े कर दी। और ये भी बात सच है जो कल तक कहते थे कि फौजी अदालतों की अहमियत है, वो आज उसके मुखालिफ में भी बयानात दे रहे हैं। आपकी राय में अब इस फैसले के क्या असरात होंगे? देखिए, इस फैसले के 3 निकले हैं। एक तो ये था कि जो 23 अक्टूबर का एक फैसला आया जिसके अंदर 2-3 लाइन से आपने इन लॉज को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया या अल्ट्रा वायरस किया, और उस सूरत के अंदर किया कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़े बेंचेस की जजमेंट मौजूद थी, 5 मेंबर्स बेंच भी था, 17 रुकनी मेंबर्स बेंच भी था, 3 मेंबर्स बेंच भी था,
और बार बार वो एक प्रिंसिपल जो था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको डेविएट किया। जब उसको डेविएट किया तो आपका जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम था उसके अंदर एक लीगल वैक्यूम आ गया कि अगर कोई शख्स रियासत के खिलाफ खड़ा होता है या रियासती इदारों पे हमला करता है या एक जिस तरह पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर है या जिस तरह अभी आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं और एक वेव चल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ मौजूद नहीं थी। चूंकि लॉ के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता यह है कि आपने किसी को उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नीचे लेके आना होता है, और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव होता है डेटरेंस आता है कि ताकि लोग डरें कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसके लिए सीवियर क्रिमिनल सिस्टम भी है और उसकी पनिशमेंट्स भी है। अब जब ये दोनों चीजें नहीं थी तो उससे आपने देखा कि पिछले 2 माह के अंदर एक टेररिज्म की एक वेव आई और हमारे कल भी जो है 23 से ज्यादा नौजवान जो शहीद हुए। अब उस वैक्यूम को भी एड्रेस करने के लिए गलभूषण वगैरह को या इस तरह के जितने लोग थे, हमारे मुल्क में लॉ नहीं था क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि क्या पार्लियामेंट की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसीज को इन 3 डेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है कि अगर नैब लॉ को हमने स्ट्राइक डाउन किया था तो 52 उसके ऊपर हमने हेयरिंग्स की थी, 1.5 साल हमने उसको चलाया था और ये यकदम 23 को केस लगा और शाम को हमने देखा कि सिर्फ 2 लाइन का ऑर्डर आया, उसकी रीजनिंग भी नहीं आई। तो ये वो सारी चीज थी जिससे फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रा कोर्ट अपील की। पाकिस्तान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत पहली इंट्रा कोर्ट अपील है, और जब आप राइट ऑफ अपील के तहत इंट्रा कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी मौजूद हों तो फिर कोर्ट्स जो है वो जजमेंट को सस्पेंड कर देती हैं और वही उसके अंदर हुआ। अब जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो देखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वजूहात थी जिस पर ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हाफिज साहब ये बड़े सीनियर वकला हैं जिनमें एतजाज हसन साहब का नाम है, सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम साहब तो कहते हैं कि अदालत ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। तो जो एतराज ये सीनियर वकला उठा रहे हैं तो इन एतराज़ात में आपके ख्याल में कितना वजन है? देखें, नंबर 1 ये है कि आज भी जब केस लगा था तो ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे। मैं खुद वहां पे मौजूद था जब ये हियरिंग हो रही थी। जी। इन्होंने आज भी सारी वो बातें की जो कोर्ट्स के अंदर हुई। पहली इन्होंने बात ये की कि जो जज जैसा प्रिजाइड कर रहे थे कि उन्हें इस केस को सुनना नहीं चाहिए, ये इनका पहला ऑब्जेक्शन था और अभी इन्हें नोटिस भी नहीं आए थे। आप देखें ना प्रेम्पशन कितनी है। अभी फेडरेशन ने अपना केस स्टार्ट नहीं किया और इन्होंने वो जज साहब पे एतराज कर दिया कि जी आपको इस केस का सुनना नहीं चाहिए और बाय नेम एतराज किया और आप पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि जी, और जिस जज साहब ने ये एप्लीकेशन फाइल की है जो इसके अंदर पिटिशनर है उन्हीं की अपनी जजमेंट है कि पार्टीज मजबूर नहीं कर सकती हैं कि किस जज ने अलहदा होना है या नहीं होना है, ये जज खुद फैसला करेगा। एक ये इशू डिसाइड हुआ। दूसरा उसके अंदर इशू ये आया कि केस तो सिर्फ 9 मई की हद तक था, तो ये जो इस वक्त पूरा लॉ स्ट्राइक डाउन कर दिया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट कर दी है, तो क्या ये मुनासिब था? और उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेरा इस्माइल खान का इंसिडेंट भी बात हुई। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आई जिस पे बात हुई वो ये थी कि क्या अल्ट्रा वायरीज ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा माइनर बेंच जो है जिससे ज्यादा बेंचेस के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि ये लॉ, ये लेजिस्लेशन और इसके नीचे जितने भी ट्रायल्स होते हैं वो लीगल है। तो ये जब सारी चीजें आई, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि कहा गया ये कि जी आप हमें मौका दें और सुने, तो उसमें बात ये आई क्योंकि ये जो मामला था ये इंट्रा कोर्ट अपील थी, राइट ऑफ अपील के तौर पे ये केस सुना जा रहा था और हमारी कोर्ट्स करती हैं कि जब आप एज ए राइट ऑफ अपील के तौर पे एपेलेट फोरम के अंदर जाते हैं और ऑलरेडी आइडेंटिकल जजमेंट्स मौजूद होती हैं तो कोर्ट्स हमेशा जो है वो जजमेंट को सस्पेंड करती हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, इनको सुना भी है, जजमेंट्स भी देखी हैं जिनका रेफरेंस किया गया और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये सारे लोग तो गए थे सिर्फ 9 मई के ट्रायल को रोकने। अगर बात उस हद तक रुक जाती, और आज भी बात उस हद तक रुक गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 9 मई का जो फाइनल आउटकम है वो हमारी जजमेंट के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 23 अक्टूबर का 2 लाइन का ऑर्डर था उसके अंदर तो आपने 1967 के लॉ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल, बड़ा ये अहम फैसला फौजी अदालतों से मुतालिक हाफिज एहसान साहब हमारे मेहमान जिनकी गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे क्विकली। जो आज हमारा दूसरा बड़ा अहम टॉपिक है और बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए, नवाज शरीफ के जो शिकवे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि वो माजी को भूल कर आगे चलने को तैयार नहीं है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। कितना बड़ा जुल्म था। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? वजह पता लगनी चाहिए।
8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान वापसी के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कानूनी मसाइल तो तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन उनके गिले शिकवे अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तकरीबन हर तकरीर में वो अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियाँ गिनवाते हैं। आज भी लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से उन्होंने खिताब किया। नवाज शरीफ ने यह कहा कि कुछ जख्म हैं जो भरेंगे नहीं, ज़िंदगी भर बातें याद रहेंगी। अगर इसी तरह होता रहेगा तो पाकिस्तान का यही हशर होगा, और ये 1947 से हो रहा है, और अगर इसका हिसाब ना लिया गया तो ये आगे भी होता रहेगा। जो जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क में यही तमाशा होगा। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे इंतकाम से कोई गर्ज नहीं, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब होना चाहिए। जिन्होंने कौम के साथ ज्यादती की मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि जो दुख हमें दिए गया उसका क्या मदावा है, मुल्क के खिलाफ साजिश कैसे भूल सकता हूँ। इसी मुनासबत से हमारा सवाल आमिर साहब से आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि नवाज शरीफ साहब जो अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादती हैं उनके शिकवे करते हैं, हक बजानिब भी हैं, अगर वो करते हैं आवाम को बताने की कोशिश करें, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी कौम को हालात के बेहतर होने की उम्मीद की ज़रूरत है, नवाज शरीफ आवाम को मुस्तकबिल की उम्मीद देने की बजाय माजी में क्यों खोए हुए हैं? देखें, आप माजी से सबक सीखते हैं और फिर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको मुस्तकबिल कैसा करना है। अगर आप ये कह दें चौधरी शुजात की तरह कि हर चीज़ पे मट्टी ही डालनी है तो फिर काम नहीं बनता। उन्होंने जो कहा ना, जिसको बेनज़ीर भुट्टो वाला कह लें, जरदारी साहब वाला कह लें कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उन्होंने कहा है कि एक JIT बनेगी और बड़ी अदालत होगी, और वो होगी अवाम की, यानी 8 फरवरी को। इससे अच्छा सियासतदान क्या मैसेज दे सकता है कि लोग अपना इंतकाम ले लें वोट के ज़रिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई इंतकाम बू है। उन्होंने ज़ाती दुख और गम बताए हैं और कौम से हिसाब लेने की जो बात की है, तो बंद क्या बांधा है? वो ये बांधा है कि 8 फरवरी इलेक्शन डे है, तो उस पर लोग वोट डाल दें। बाकी तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर जब तक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, लेकिन वो भी तभी, यहाँ पे ना वो एक तरफा चलता है कि जी नेल्सन मंडेला ने ये कर दिया था। भाई डी क्लार्क ने जो नस्ली बददियानतियाँ की थी वहाँ पे, वो पहले उन सब का सबक सीखा, माना, माफ़ी मांगी, फिर बनता है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। ऐसे नहीं होता कि हर चीज़ के ऊपर मट्टी डाल के आगे निकल जाएं। अगर हमें ठीक करना है, मैं तो ये एक कितना तवील अरसा हो गया कि सबको बैठना पड़ेगा और माफियाँ मांगनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि हमने ये जुर्म किया है। वो सियासतदान हो, वो फौजी जर्नैल हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, कोई हो, ये सबको, अदलिया, मतलब सब ने जो काम लिया वो अदलिया के जरिए लिया। क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब आज हम जहां पहुंचे हुए हैं उसको साने मशरकी पाकिस्तान को अगर हम भूल जाएं कि हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, हमने किसी से हिसाब नहीं लिया, एहतसाब नहीं किया, तो क्या हुआ? क्या महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को छोड़ के हमने कुछ कर लिया? नहीं हुआ करता। कौमें चेक किया करती हैं। कारगिल पे हुआ तो एडवेंचर कर दिया, जब थोड़ा सा खदशा हुआ जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्जा कर। बहुत अच्छी बात है कि लेके आए, लोगों को वोट पे लाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी सी, आजकल ना बहुत लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर भी, जी। और लोग सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ क्यों मुतारिक नहीं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था, चूंकि वो पहले एक ऐसे वजीर आज़म मौजूद थे जिनको बनाया गया और इनसे जो कहा जा रहा था, टिकटें फलानी ढिमकानी, वो सब कुछ करते जा रहे थे, तो लोगों के जहन में है कि नवाज शरीफ उस तरह ही बिहेव करेंगे, क्योंकि एक सिलेक्टेड कह के और अपने अपने वो जो है ना चस्के लिए जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ अदालत से कल बरी हुए हैं पहली दफा। तो उसके बाद अब जब बोर्ड कल या परसों, वो तकरीबन अगले 2-3 दिन में 50% टिकटें तो अनाउंस कर देंगे और साथ ही शेड्यूल आ जाएगा और उसके साथ टिकट अनाउंस हो जाएंगे। तो गहमा गहमी तो तभी शुरू होनी है ना इलेक्शन की। बिलावल भुट्टो लगे हुए हैं, उन्होंने KP में भी जलसे किए हैं, पंजाब में जितनी तो उनकी है वो करेंगे और उन्हें करना चाहिए। सवाल जो बिलावल ने कहा, फिर जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, नहीं भूल सकता, हिसाब तो बनता है, इंतकामी जज्बे से अगरचे वापस नहीं आया। बिलावल कहते हैं सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, जो ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये पॉलिसी अब साइड पे रख दें। तो इसका मतलब है दोनों में फ़र्क तो है ना। फिर जो उनकी इंतखाबी कैंपेन है, तो आपको बेहतर कौन लग रहा है फिर, नवाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? नहीं, बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन में रंग जमाने के लिए बात करते हैं और उनके रंग में भंग उनके वालिद साहब डाल देते हैं आके। हम क्या करें उनके ऊपर? वो अगर इतनी अच्छी सियासत करनी थी तो 6 महीने पहले PDM की छोड़ के और कहते कि हम गवर्नमेंट में नहीं है और हम आपको सपोर्ट करेंगे, कर लेते ना पॉलिटिकल बोल्ड फैसला। ये बाद में पछता के और दूसरों पे इल्जाम लगा के आप नहीं बच सकते। नून बुरी हुई तो पीपल्स पार्टी कैसे बुरी ना हुई? उसमें पार्ट एंड पार्सल थे।
सबके पास अपनी अपनी मर्जी की रस भरी वजारतें थी और चुन के ली थी। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैंने ये चीज छोड़ दी थी या उन्होंने मुझे कहा था। आपको याद है ना ज़का अशरफ पे कितनी लड़ाई एंड पे हुई थी कि जी हमारी वजारत है, हमारा ही बंदा क्रिकेट बोर्ड का होगा, तो नजम सेठी को निकाल दिया ना। मनवाई बात अपनी, ऐसी बात नहीं है, ये कोई बरी जिम्मा नहीं है। हाँ, अब पब्लिक में जाना है, अपने अपने जलसे अरेंज करने हैं, वो कन्वेंशन कर रहे हैं। नवाज शरीफ के तो जलसे भी आपने देखने और शुरू होने हैं। आप बस इंतजार करें, 2-3 दिन रह गए हैं शेड्यूल में, और उसके बाद जब कागजात नामजदगी जमा होंगे, हमें सिर्फ ये दरिया पार करना है 72 घंटे का। चलें अयाज साहब, देखिए बिला वजह वो कह रहे हैं हीरो बन जाते हुकूमत से निकल के, हुजूर इजाजत ही नहीं थी निकलने की, कैसे निकल जाते बेचारे। मियाँ साहब मेरे कायदे मोहतरम जब लंदन से चले थे तो वो इन सारे कैरेक्टर्स को माफ़ करके चले थे। फिर वो जब यहाँ पहुँच गए, जब उन्होंने देखा ज़मीनी हक़ाइक़ देखे, उन्होंने कहा कि ये इस बयानी के साथ तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने जज्बात डालने शुरू किए अपने बयानी में, कुछ नाम लेने शुरू किए। असल नाम वो आज भी नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नाम भी वो जो ले रहे हैं इजाज़त से ले रहे हैं, तो गालिबन उस नाम को लेने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो नहीं ले पा रहे। फिर एक और भी रीज़न है, ज़ाहिर है वो मेन तो आज उन्होंने कहा कि राहिल शरीफ और बाजवा साहब के खिलाफ मैंने क्या साजिश की थी। बाजवा साहब ही जिम्मेदार थे आपकी गवर्नमेंट को भिजवाने के, लेकिन चूंकि डील भी आपने बाजवा साहब से की, इसलिए इतना तो बनता है कि उनके खिलाफ आप बात ना करें। वो तो मेरी समझ में आती है, बिल्कुल ठीक है। बाकी बातें जाहिर है इलेक्शन में जब ये निकलेंगे अपने इनके कैंडिडेट्स, जब हलकों में जाएंगे वोट मांगने, उस वक्त हम सिचुएशन देखेंगे कि क्या बनेगी। वैसे तो जहाँ तक जलसों की बात है, यकीन करें दुआ, आजकल बेरोजगार दुआएं दे रहे हैं ये पॉलिटिशियंस को। वो ऐसी दिहाड़ियां लग जाती हैं, आराम से रोटी छोटी भी मिल जाती है, किराया भी नहीं खर्च करना पड़ता, उसके बाद पैसे भी मिल जाते हैं, और वो उनकी बयाशी हुई है। ये बेहतरीन मौका होता है। देखें ना, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, और 16 माह में जो इस कौम के साथ किया गया है, वो आपके ख्याल में लोग आराम से भूल जाएंगे? नो, लोग अभी तक तो भूलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे आप बहरहाल उनको बताते रहे नई नई चीजें, उनको कह जी ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो फिर सवाल पूछते हैं ना, हुजूर 3 दफा आपने क्या कर लिया जो 4थी दफा आप कर लेंगे? वो महंगाई मिटाएं कायद के संग, महंगाई की कायद ने, छोटे कायद ने महंगाई की, और बड़ा कायद आके महंगाई छोटे बड़े में फर्क तो है ना, मुका देगा। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? और फिर जरदारी साहब भी आपको पता ना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तो पता ही नहीं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है या बिलावल ने बनना है। और वैसे आपको बताऊं, बिलावल का गुजरांवाला का जलसा अच्छा था। अब मुझे नहीं पता कितने बेरोजगार उससे मुस्तफीद हुए, लेकिन जलसा, लेकिन गल मुक गई ना कि मतलब ये सारे खाने पीने के लिए दो फिक्रे कहने हैं, दो फिक्रे चलें, 2 फिक्रे जी आमिर साहब। हाँ, एक फिक्रा वो जो अयाज साहब की बात से मुझे याद आया, अयाज साहब के पुराने अखबार के ऊपर लिखा होता था, कलमा हक पूछ कर अदा किया जाता है कि नहीं किया जाता। ये जो वो कह रहे थे ना कि नवाज शरीफ ने पूछ के ही किया होगा। और दूसरे, वो नवाज शरीफ की तकरीर से ही मुझे याद आया कि आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने अजमत सईद शेख का पूरा किस्सा सुनाया था कि जब वो धमकियां लगा रहे थे, जो आज नवाज शरीफ ने भी जिक्र किया कि अडियाला जेल भिजवाऊंगा, और फाइल उनकी टेबल पे पड़ी थी और मैंने ये स्टोरी छापी थी। ये देख लें, ये है हकाइक। सही है फैसल साहब, हकाइक आमिर साहब ने आपके सामने रखे। सवाल मैंने आपके ख्याल में बिलावल की वैसे नई सोच है, आप उससे कितना एग्री करते हैं, और ये कब माजी भुलाकर नवाज शरीफ साहब आगे चलेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो कुछ 2018 में हुआ वो गलत था, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अच्छा, जिस तरह वो बताते हैं काफ़ी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है, वाकई जो है वो गलत हुआ। अब अदालतों से उनको जिस तरह इंसाफ मिल रहा है, इस पे भी हम डिबेट नहीं करते कि सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, कानून के मुताबिक मिल रहा है। हम नहीं कहते हैं बिल्कुल सही मिल रहा है, सही। लेकिन जिन्होंने गलत किया था उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर नवाज शरीफ साहब को सजा गलत दी गई थी तो गलत सजा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ताकि आइंदा कोई ये काम ना करे? अगर 2018 को जो कुछ गलत हुआ था, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा कोई ये काम कर सकता है। और जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, तो यही तो अगर वो 2018 का रिप्ले हो गया, नहीं जैसे अब जो कह रहे हैं ना कि अवाम फैसला देंगे कि वो सबसे बड़ी अदालत, ये तो लफाजी है ना। ये तो जब आपने कोई काम नहीं करना तो बोलना है कि अवाम फैसला करेंगे, ये है ना। जब खुद कोई अपनी काम नहीं करता तो अवाम के कंधे पे डाल देता है।
लेकिन बात यह है कि अगर खुद फैसला वज़ीर आज़म बन के ही करता है ना बंदा। जी जी 8 फरवरी को वही कुछ हो गया जो 2018 में हुआ था, तो उससे क्या मुल्क की तामीर का बेहतरी का रास्ता निकलेगा? ये सवाल है, और ये सवाल जो है वो सबके लिए है। सही, ये सवाल नवाज शरीफ साहब के लिए भी है, ये दीगर सियासी रहनुमाओं के लिए भी है, और नवाज शरीफ साहब के लिए इसलिए ज्यादा है कि वो ये दावा करते हैं कि जिस तरीके से 2018 की मैनेजमेंट थी उसने पाकिस्तान की तबाही का रास्ता निकाला। अगर उसी नौइयत की मैनेजमेंट अब दोबारा की जाती है, उससे पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा? सही, इसका जवाब किससे लेना चाहिए? इसका जवाब कौन देगा? इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा है, कोई ऐसा सियासतदान है जो इस बात का जवाब दे सके कि गलत काम से जो है वो दुरुस्त? सिर्फ सियासतदान पे ही पानी चढ़ रहा है भाई। अमल से इस्टेब्लिशमेंट कह ले, इस्टेब्लिशमेंट जवाब देते। इस्टेब्लिशमेंट नाम लेना सबके, हमने लिए हैं ना, क्या मसला है इसमें? किसका नाम लेना बताएं? ले लेते अदलिया है ना, मेरा ही ले रहे हैं। अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान सारे ही है ना। मतलब तजिया तो आज नाम लेता हूं, आप नाम बोलते जाए, मैं लेता जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, आप अपनी राय तो खुल के करें ना, उनसे कह रहे हैं और नाम खुद भी नहीं ले रहे। वाह वाह। अच्छा, जवाब मैं देता हूं आपको फैसल, कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं ना 2018 के कैरेक्टर्स को आज सजा दें, तो फिर जो आज कुछ कर रहे होंगे उनको भी सजा देनी पड़ेगी कल को, इसलिए रहने दें ये चैप्टर। मैं नहीं गल सुनी। मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर जिस चीज से तबाही आई थी, ठीक, तो तारीख का सबक ये है कि उसको दोहराया ना जाए। आप समझते हैं कि दोबारा वही चीज दोहराई जा रही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना दोहराई जाए, अल्लाह करे ना दोहराई जाए। 8 फरवरी नहीं आई ना, तो आप आने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी आओ ना यार। ये तो आमिर साहब खुद, ये आमिर साहब तो खुद अपने मुंह से कहते हैं गलत काम को गलत तरीके से खत्म किया जाएगा। ये तो 10 दफा टीवी पे बैठ के बोल चुके हैं, इसमें कौन सा मसला है? सही है। मतलब ये मैंने कहा है गलत काम को दुरुस्त तरीके से उसको खत्म करने के लिए गलत तरीका इख्तियार किया जाएगा। अदालतों ने गलत किया था, अदालतों ने दुरुस्त किया है, किसी ने ऑर्डर के तहत नहीं दुरुस्त किया। फैसल साहब, एहतसाब अदालत ने सजा दी, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। फैसल साहब नहीं, उसी तरीके से ना जहां से उस वक्त मैसेज आया वहीं से अभी मैसेज आए ना, वही कुछ हो रहा है। तो आप देखिए इसमें इस बात देखिए, 2018 का जो फाते थे वो इमरान खान साहब थे, हो सकता है 2024 के फाते जो है वो नवाज शरीफ साहब हो जाए। सही है। हमारे आपके आम आदमी के हत्ते कुछ नहीं चढ़ रहा, हमने वैसे ही रोते रहना है, बात ही खत्म। हमारे नसीब में रोना लिखा हुआ है। जी नवीद साहब, नहीं, आप 2024 के बाद एक नई जद्दोजहद का आगाज कीजिएगा जमहूरियत के लिए। सही है। और रोंदू नवीद साहब, आप तैयार हैं 2024 के बाद नई जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने के लिए? और आपको लगता है कि माजी एहतियात से कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब माजी भूलकर आगे चलने को जब तैयार नहीं है, तो दिल में गम और कसक तो रहेगी, तो फिर कैसे वो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? जी जी, आपने जो कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्यों माजी में उलझे हुए हैं, क्यों माजी के कैदी बने हुए हैं, तो नवाज शरीफ साहब के पास है क्या? सबसे पहले तो ये देखा जाए ना, किस बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, किस बेसिस पे वो वोटर्स के पास जाएंगे। उन्हीं की जो पीडीएम की गवर्नमेंट, जिनमें उनके भाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के पार्टी के जो चीदा लोग हैं वो वजारतों में बैठे हुए थे, उनकी क्या कारकर्दगी रही? यानी मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पे ले गए। पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड जो है महंगाई हुई, यानी कभी अनप्रेसिडेंटेड थी ये जो कुछ हुआ, तो ये इस माशी कारकर्दगी के साथ, यानी वो इसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, मजे की बात ये है कि इन 16 माह की बात नहीं होती, बात होती है वो जब वो वजीर आजम थे, तो क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी थी? जैसे इससे पहले जो है हमें एक लारा लगाया गया कि जी इसहाक डार साहब आ रहे हैं, उनके पास जादू की छड़ी है और वो जो है वो मईशत को ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर लिया उन्होंने? वो भी तो उठा के जो है वो डिफॉल्ट के धाने पर भी खुद लेके गए और फिर क्रेडिट भी ले रहे हैं कि जी हमने उसको बचाया भी। तो नवाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं है, उनके पास जो था वो उनका बयानिया था जब वो लंदन में बैठे हुए थे, और जो उनका एक बोल्ड बयानिया था जिसमें उन्होंने उन लोगों के नाम लिए जिनके
जो है नाम लेते हुए उस वक्त जुबानें गुंग हो जाया करती थी, सही। वो बयानिया था, उसकी बेसिस पे नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी बनी, उस वक्त हम भी ये कह रहे थे कि ये एक जीदार जो है पॉलिटिशियन है, ये पावर्स एट बी, वो लोग जिनका कोई नाम नहीं ले सकता, ये उनको ललकार रहे हैं। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी थी। अब वो आए, जैसे खान साहब ने कहा कि वहां से बख्शवा के आए, बख्श के आए कि जी माजी होते मिट्टी पाओ और आगे चलो। अब वो आके जब यहाँ पे देखा, उन्होंने जमीनी हकायक को देखा, ये 90s का पाकिस्तान नहीं है, ये 2020 का पाकिस्तान है, 2021 का है, 2022 और 23 का है। यहाँ पे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी 60% के करीब आपकी पॉपुलेशन वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। आप उनको ये गोलियां नहीं दे सकते कि जी मैंने मोटरवे बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो आपसे ये तो सही बात है, गोलियां तो वो होती है जो आपने कुछ किया ना और आप गोलियां दे रहे हो, ऐसे ही है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली तो आपके पास साइफर पे मिल रही है नहीं, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर आप प्रोग्राम नहीं है, राना साहब आप तर्जुमानी थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा, बोलने दिया करें ना सर। अगर मैंने अपना फिक्रा किया हुजूर, तर्जुमानी तो आप कर रहे हैं, मैंने नहीं की तर्जुमानी। गोली के ऊपर मैंने साइफर कह दिया। आप वहां बैठे होते हैं। नहीं, वो मेरी बात पे उन्होंने कमेंट किया है नवीद साहब। आप यहाँ पे मार्शल्लाह तो नहीं लगा हुआ ना कि फिक्रा भी नहीं बोल सकते। चलें मैंने कहा कि आप अगर सुन लें, उसके बाद आपको टाइम दे दें, आप कर लिया करें अपनी बात, उसके बाद चलें, ठीक है, चलें, आप दे दें इनको। नहीं भाई, उन्होंने कर लिया नवीद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें ना। मैंने तो फिक्रा कहना था, कह दिया, आप भूल गए, मैं क्या करूं अब। नवीद साहब मैं अब देखें, ये इस तरह से तंजिया चीजें नहीं होती। दुआ मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि यही तबसरा कर लें। नवीद साहब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है वैसे, जो मुझे लगा है। अगर आपको लगा है तो चले मैं आगे बढ़ती हूँ फिर, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना। भाई ऐसी शरारतें करते रहते हैं, इन बातों को संजीदा मत लिया करें। शरारती आदमी है। जाहिर हर किसी का हक होता है, वो जरूरी तो नहीं आपने जो तज्जिया दिया है वो आपसे इत्तेफाक करें या आमिर साहब के तज्जिए से आप इत्तेफाक करें। आप उनको भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप उनके तज्जिए को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तंज भी कर सकते हैं। ये खुला प्लेटफॉर्म है, इस पर हम किसी को बाउंड तो नहीं कर सकते। चले मैं ब्रेक की तरफ भी जाना है। तो इलियास साहब क्विकली, आपको क्या लगता है ये जो मजलूमियत कार्ड कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, ये इंतखाबात में काम आएगा उनके? देखिए जी, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं कोई ऐसी चीज़। जिस तरह की उनकी हालात थे, जिस तरह नून लीग के कि उनके वोट बैंक, उनको पता चल रहा था कि अवाम में उनकी मकबूलियत का क्या ग्राफ है। उन्होंने सर्वे भी करवाया, सारी सूरत हाल। लेकिन अब सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जाहिर है ये कार्ड उन्होंने इस्तेमाल करना था। उनके साथ ही उनके खिलाफ ही केस बने थे, किसी और के खिलाफ नहीं बने थे। उनके खिलाफ केस बने और फिर उसमें वो अब बाइज्जत बरी हो रहे हैं और सारे केसेस वगैरह में। तो और बता रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उस वक्त भी जो केस बनाए गए तो वो बेबुनियाद बनाए गए, वो वक्त ज़ाया हुआ आवाम का भी, उनका भी। मियाँ साहब जेल में भी रहे। तो जाहिर है उनको कहते हैं, उनको बोलने का हक तो दिया जाए, बोलना चाहिए, उनको चाहिए अपना आवाम के अंदर लेके जाए, अपना जाना चाहिए उनको। उनके साथ ज्यादती हुई है, जेल उन्होंने काटी है, किसी और ने नहीं काटी। उनको पता चले कि हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। और जाहिर है उन्होंने, ठीक है चले, उनकी जो पहले तो खुले आम कहते थे कि फलां उन लोगों ने उनके साथ जो किया, उनके खिलाफ केसेस बनवाए गए। तो अब वो दबे लफ्जों में कह रहे हैं तो कहने दें उनको, बिल्कुल कहना चाहिए कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। जो अब भी हो रहा है इसी तरह वो रोका जाए, जो सिलसिला है ये रोका जाए। मुल्क के फ़ायदे के लिए उसी सूरत में है कि मुल्क में ये जो कशीदगी जो जारी है, सियासी कशीदगी, ये ख़त्म होगी तो तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी तरह चलते रहेंगे। अब देख लें आप, लोगों में क्या पाया जा रहा है, लोगों में शराब पाया जा रहा है। वोटर्स देखें क्या क्या, वोटर तो इस बारे में आपने आपको क्लियर करके बैठे इधर इस प्रोग्राम में कशीदगी खत्म नहीं हो पा रही, आप पाकिस्तान में कशीदगी खत्म कराने का। फैसल साहब आप क्यों हवा दे रहे हैं? कोई कशीदगी नहीं है। नवीद साहब इस वक्त चाय पी रहे हैं, आमिर साहब इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, किसी किस्म की कोई कशीदगी नहीं है। कोई कशीदगी नहीं है, मैं टेंशन में बैठा हूं। मैं कह रहा हूं ये तो हौसले की बात है, कशीदगी क्या है? जो है अब देखें मेरे प्रोग्राम में सब बोल रहे हैं, चाहिए आखिर में एक ये देखें फिर सारे मेरे प्रोग्राम में। अब देखें ना, इससे बड़ा भाईचारा क्या होगा नवीद कि आप आमिर साहब को मेरा भी वक्त दे दें और आखिर में भी टाइम दें, सवाल भी उनसे आगाज़ करें। चलें 12 ब्रेक लेते हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कशीदगी नहीं है, और उसके बाद वापस आएंगे। जब ब्रेक के बाद तो सवाल रख रहे हैं हम साइफर केस से मुतालिक, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत। साबिक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तारीख में कैसे याद रखा जाएगा, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब एक मकबूल साबिक प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने के फैसले के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आ चुका है। एक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद इंतकाम का निशाना बनाए जाने का शिकवा कर रहे हैं और इस वक्त एक और साबिक प्राइम मिनिस्टर बानी PTI पर साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उनके साथ वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत ने 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत ये फर्द जुर्म आयद की है और इन दोनों दफात के तहत सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल कैद की सजा है। दोनों रहनुमाओं ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए फर्द जुर्म में लगाए गए इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया है। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। पहले भी हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर तारीख भुलाई नहीं जाती और जो माजी में हुआ होता है उसको याद रखा जाता है एक सबक के तौर पर। अब ये साबिक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ट्रायल तारीख में कैसे याद रखा जाएगा? देखिए दुआ, इस वक्त जो PTI और इमरान खान और उनके बाकी जो साथियों की सूरत हाल है वो ऐसे है। मुझे अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं एक ग्रीस के एक स्लेव स्टोरी टेलर थे। जैसे हमारे यहाँ हकायात सादी मशहूर हैं, ऐसे वेस्ट में ईसब के फेबल्स मशहूर हैं। तो उनकी एक कहानी है भेड़िया और भेड़ का बच्चा। तो भेड़िए को भूख लगी है और भेड़िए ने देखा है कि भेड़ का बच्चा है और उसे खाना है। अब वो एक नदी के किनारे, अब ऊपर की तरफ भेड़िया है और नीचे की तरफ जो है वो भेड़ का बच्चा है और भेड़िया जो है वो उसको खाना चाह रहा है, एक्सक्यूजेस बनाता है, बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। वो भेड़ के बच्चे को कहता है कि भाई तुम मेरा पानी क्यों खराब कर रहे हो? उसने कहा कि जी आप अपस्ट्रीम आप हैं, डाउनस्ट्रीम मैं हूं, तो मैं कैसे आपका पानी खराब कर रहा हूँ? पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा अच्छा तो फिर तुमने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि देखें जी मेरी तो उम्र ही 1 साल नहीं है, मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था, तो आपको गाली कैसे दी? तो उसने कहा अच्छा फिर तुम्हारे भाई ने गाली दी होगी। तो उसने कहा कि जी मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। उसने कहा अच्छा फिर तुम्हारे खानदान के किसी ने दी होगी और मुझे इससे कोई गरज नहीं है, और उसको खा लिया। तो अभी PTI और इमरान खान और उनकी जमात के साथ भी यही कुछ हो रहा है। ठीक, केसेस देखें, सैकड़ों की तादाद में केसेस बन रहे हैं। एक केस से निकलते हैं दूसरे केस में डाल देते हैं, दूसरे केस से निकलते हैं दूसरे में डाल देते हैं। इस तरह से पार्टी को खत्म करनी, बिकॉज आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नवाज है जो चहेती है इस वक्त, जो इस वक्त सिलेक्टेड है, और इनकी मुस्लिम लीग नवाज की अपनी जमात के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड ये है, उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले अपने ऊपर से ये लेबल जो है, ये टैग उतरवाना होगा, क्योंकि वो इलेक्शन में उन नौजवान वोटर्स के पास नहीं जा सकते जिनको आप 90 की गोली जो है वो नहीं दे सकते। तो ये इस वक्त जो PTI और इमरान खान और उनके जो बाकी साथी हैं उनके साथ यही हो रहा है। ठीक है, टाइम कम है, आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया नवीद साहब। जो है वो जो भेड़िए ने भेड़ के बच्चे के साथ जी जी, आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है। ऑन लाइटर नोट आपने फिर गोली का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने खुद को रोक लिया। फैसल साहब क्विकली। देखिए इसमें इतनी बहस वबासी की जरूरत नहीं है, ये बहुत सीधी सी बात है। क्या साइफर जो है वो खुफिया दस्तावेजात होती है या नहीं होती? क्या साइफर जो है उसकी रसाई आम आदमी तक होनी चाहिए? क्या साइफर के कोड जो है दुनिया को मालूम होने चाहिए कि पाकिस्तान में साइफर के क्या कोड होते हैं? तो अगर इमरान खान ने क्या ये साइफर जो है वो पब्लिक गैदरिंग में नहीं लहराया था, अगर और सबके सामने लहराया था, लाइव टीवी पे लहराया था, दुनिया ने उनको लहराते हुए देखा था, उन्होंने बोला था मेरे पास ये है, ये सारा प्लान है साजिश का, वो बाद में क्या निकला? और क्या जो उन्होंने कुछ कहा था उस साइफर के अंदर लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था? इस तरह की चीज अगर एक इतने अहम ओहदे पर बैठे हुए आदमी ने की है, तो आप इस मामले में कम से कम देखिए, बात चीजें ऐसी होती है कि अगर आप वहां उस चीजों को रिवायत नहीं बनाएंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, तो उसको आप वहां ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो इमरान खान साहब इस मामले पे आपको कार्रवाई करनी होगी। अगर आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये ऐसी रिवायत बन जाएगी कि आपकी इस मुल्क की कोई चीज खुफिया नहीं रहेगी। कोई भी आदमी जिसके पास जो भी बुरा वक्त आएगा, इसके खुफिया कोई भी डॉक्यूमेंट, कल कोई एटम बम के कोड दिखा देगा कि ये कोड है एटम बम का, दुनिया को बता देगा। चलिए, आपको पॉइंट आ गया, वक्त कम है, क्विकली मैं जरा सबका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं। जी अयाज साहब। देखिए तो अब बात ये है कि सबूत और शवाहिद और हर चीज एक तरफ रखते हैं,
जब तय कर लिया जाता है, आज जो बरियत हो रही है मेरे कायद की, जब तय कर लिया गया था कि उनको सजा बल्कि सजाएं देनी है, तो वो आप देख रही होंगी कुछ कैरेक्टर्स वही हैं जो उस वक्त वो सजाएं दे रहे थे, आज वो रिहाइयां दे रहे हैं, बरियत कर रहे हैं। इसी तरह अब भी हो रहा है, इसमें कोई किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है ना, बिगर देन रियलिटी। परसेप्शन ये है कि इमरान खान को हर हाल में सजा देनी है, उसकी पार्टी को रोकना है ताकि इलेक्शन में किसी और को जितवाया जा सके, इसलिए बाकी सारी चीजें बेमानी सी लगती हैं। जी आमिर साहब, वो हकायात इमरान खान है कि इस मुल्क की असास के साथ खेलना है और उन्होंने 9 मई को खेला। उन्होंने इस मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पे बैठ के झूठ बोले और अभी अभी खबर आई है कि तोशाखाना में उनकी अबूरी जमानत खारिज हो गई है, जो झूठ बोला वहां बैठ के। एक मिलिट्री सेक्रेटरी को सजा हुई, उसे नौकरी से निकाल दिया गया उन तोहफों को चुराने में, उनकी बेगम के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने पे। आपके जहन में रहना चाहिए कि ये वो गोलियां हैं, जिसने कुछ बनाई होगी ना मोटरवे वो कहेगा, जिसने सिर्फ दी गोली है वो सबज बाग काला बाग क्या दिखाते रहे, वो डैम वो जो केपी में बने, वो जिन लोगों ने देख लिए हैं डैम, वो बता दें, करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, वो सारे की सारी गोलियां जो उन्होंने दी 4.25 साल में और 9.5 साल में केपी में, वो गोलियां तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि साइफर बेच रहे थे, वो कौम को चूरन बेच गए। तो ये सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने कोई काम ग्राउंड पे नहीं किया, पैसे सोशल मीडिया पे इस सरकार के खर्च किए और जहनों की आबियारी की कि पाकिस्तान की फौज पे जाके हमला कर दें। ये हैं वो गोलियां जो बिकेंगी। आपको पता लगेगा 8 फरवरी को कि होता क्या है, ये गोलियों वाले होंगे कहां। इलियास साहब, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें तो केस के जो भी है ट्रायल चल रहा है, उसके मुताबिक अदालत की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। इसमें अगर वो चाहिए तो वो बिल्कुल अपना अदालत में अपना कर सकते हैं। उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, तो जाहिर है अब ट्रायल चलेगा, उसको जो सूरत हाल होगी उसमें देखेंगे कि क्या मसला बनता है। अब ये तो एक बड़ा एक लंबा सिलसिला है, इसमें देखिए ज़्यादा लंबा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें अगर जो फैसला है तो बिल्कुल अगर साइफर के मामलात हैं, ये जो सीक्रेट एक्ट के तहत ही हो रहा है सारा कुछ, तो जाहिर है उसमें कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। इसमें जो है हकायक होंगे उसके मुताबिक ही सजा मिलेगी। इलियास साहब, वक्त हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।